Hello, dear students. Welcome to my SKI. And now, today, we are going to start our next poem, A Tiger in the Zoo, a very dreadful and very meaningful poem by Leslie Norris. थर्ड पोयम है आपकी और ये बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब की गई है एक जंगल लाइफ और एक पर्सनल हैबिटेट के बारे में नॉट ओनली फॉर टाइगर्स फॉर ऑल एनिमल्स विच आर सफरिंग फ्रॉम जू यस आई एम बिकॉज आई एम सेइंग suffering from zoo it's mean that yeah it's a illness of every animal. Okay, so the first in the very first stanza he is talk in his vivid stripe. The poet beautifully describe about the tiger's लाइफ इन टू द केज कि वो कैसा महसूस करता है. तो फर्स्ट स्टेंजा में पोइट वांट टू से द टाइगर इन द जू वॉक इन द लिमिटेड स्पेस प्रोवाइडेड इट इन द केज and it takes a few steps. There are stripes on its body which are quite prominent, yani noticeable, and its paws are soft like velvet. No noise is produced when it walks on its pads of velvets. The tiger is silent but in rage, anger. पहले स्टैंजा में पोइट डिस्क्राइब कर रहे हैं एक टाइगर की लाइफ को कि जब वो एक केज के अंदर है तब उसके खूबसूरत वेलवेट वाले जो पैर हैं वो बिल्कुल भी आवाज नहीं कर पा रहे हैं. क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि केज के अंदर उसको एक लिमिटेड स्पेस दी गई है. अभी वो जंगल में नहीं है जो वो खुलेआम भाग सके और भागते वक्त उसके पैरों से खड़खड़ाहट की आवाज हो, उसके जो वेलवेट भरे पैर हैं वो मूव करें बहुत ही फ्रीडमली, आजादी से. तो अब वो केज के अंदर है तो उसके जो पैर हैं वो अच्छे से मूव नहीं कर पा रहे हैं. तो पोइट ने फर्स्ट स्टेंजा में उसके वेलवेट यानी कि सॉफ्ट कॉटन लाइक वेलवेट एक स्टफ फैब्रिक होता है उसके पैरों के चलने की आहट को डिस्क्राइब किया है कि एक केज के अंदर टाइगर किस तरीके से असहाय तरीके से वॉक कर रहा है एक लिमिटेड स्पेस के अंदर. यहाँ ब्यूटीफुल ग्लॉसरी वर्ड्स है. द फर्स्ट स्टैल्क लाइक वॉक स्लोली विविड लाइक क्लियर. Stripes means lion pads, feet, velvet, soft fabric, rage means anger. And now the introduction of this poem is very सेटफुल एंड ड्रेडफुल बिकॉज मैं खुद एनिमल्स की आज़ादी को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ और जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं कार्य एनिमल्स के लिए करती हूँ कि वो आज़ादी महसूस कर पाएँ. सो द ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन ये है पोयम का कि द प्रेजेंट पोयम अ टाइगर इन द जू हैज़ बीन composed बाय लेस्ली नॉरिस एंड द पोएट इज compared the activities of the tiger in the zoo and with tiger in its natural habitat. And the description begins from the zoo and moves on the jungle after thorough study of its natural habitat, and it moves back again to the zoo. The tiger's helplessness in the zoo has been described nicely and makes us think about the relevance of zoo in the world. And in this poem, contrast a tiger in the zoo in his cage with the tiger in its natural habitat. So the poet says that the tiger with its bright stripes walks silently on his soft velvet paws in the cage. शांति से वॉक कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि भाई लिमिटेड स्पेस है, इस कोने से उस कोने में, उस कोने से इस कोने में ही रहना है उसको. एंड ही इज इन एंगर मोड, कुछ क्रोध भी है अंदर कि भाई मुझे आज़ादी चाहिए. सो द पोएट रिमार्क्स दैट द टाइगर should be in hiding him in the shade of moving throughout tall grass and near to pool from where chubby deer moves onward. Second stanza of this poem. In this second stanza, the poet beautifully described about the uh, tiger, that how he is doing his work very slowly and very dreadfully. So now the poet suggests that the cage is not proper place for the tiger. हाँ, ये हम जानते हैं कि एक बड़े हो चाहे छोटा जानवर हो, केज किसी के लिए नहीं बना है. हर कोई स्वतंत्र है, आज़ाद है, चाहे पशु हो, पक्षी हो, जिंदगी जीने के लिए.
तो सेकंड स्टैंजा में पोएट ने ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है कि एक टाइगर के लिए केज नहीं बनाया, इट इज नॉट इट्स नेचुरल हैबिटेट। द टाइगर इन द केज इज द विक्टिम ऑफ ह्यूमन क्रुअल्टी। यूजुअली tigers are found sitting under some bushes or long grass near a stream or water hole. As soon as they see their prey, like deer comparing on the drink water, they slide silently throughout the grass and kill them. The poet wants to convey to us that this tiger should be there in the forest, its natural habitat. हमारे सेकंड स्टेंजा के अंदर पोएट ब्यूटीफुल डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये केज किसी टाइगर के लिए नहीं बना है, ये केज मनुष्य की क्रूरता को दर्शाने की शक्ति रखता है। और एक टाइगर जो है वो जंगल को समर्पित है, वो जंगल की लाइफ के लिए बना है, ना ही कि एक केज के लिए बना है। अगर इस टाइम वो जंगल में होता तो वो किसी घास के कोने में छुप करके किसी नरम नरम से मांस वाले डियर का शिकार कर रहा होता। सेकंड स्टैंजा में पोएट हमसे ये उसका मैसेज कन्वे कर रहे हैं। And the beautiful theme of this poem is here. The poem is based on theme of liberty to live freely and naturally. The poet successfully draws the comparison between the two state. Okay, one with natural freedom and other when its freedom is denied and freedom is dead, and nature has endows every special with its specific traits, and these traits work to the fullest only when he is given the desired freedom, and in the absence of its freedom one tends to behave abnormally. This is the theme is well pointed with reference to the images of the tiger in the zoo. The tiger is a wild animal as we know very well. वैसे मुझे वाइल्ड इस टाइम एनिमल लगते हैं, जानवर नहीं लगते, क्योंकि जानवर तो अपनी नेचुरल हैबिटेट में जो भगवान ने उनको जिस काम के लिए सौंप रखा है वो उस काम को ही कर रहे हैं। लेकिन इंसानों को भगवान ने जिस काम के लिए बनाया है वो काम तो कर नहीं रहे। तो मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन ये है कि आजकल instead of animals, humans are looking like wild animals, according to me। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि इंसान को जो काम दिया गया है वो इंसान कर ही नहीं रहे हैं, तो क्या कह सकते हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि एनिमल वाइल्ड है कि इंसान वाइल्ड है। एंड द नेक्स्ट स्टैंजा, थर्ड स्टैंजा इज ऑन योर स्क्रीन। And in the third stanza, the poet proceed further giving another suggestion that the tiger should be sitting at the jungle edge in close of the village, and it should be terrorizing the people passing their way by showing its sharp teeth, baring its claws, and proceeding low sound of anger। थर्ड पैराग्राफ में पोएट कन्वे करते हैं अपना मैसेज कि अगर वो अपने नेचुरल हैबिटेट में होता तो वो जंगल की लाइफ के अंदर एंट्री मार के लोगों के ऊपर अपने सफेद दांतों का प्रदर्शन करते हुए अपना खौफ पैदा कर रहा होता। लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट लाइफ अभी उसको क्या करना पड़ रहा है, वो तो इंसानों के हाथों विवश है एक छोटे से केज के अंदर। तो यहाँ ये बताया गया है कि जो थर्ड पैराग्राफ है उसमें कि नेचुरल हैबिटेट तो उसका खत्म कर दिया गया है, जहाँ वो भाग करके लोगों के ऊपर अटैक कर रहा होता, जहाँ भाग करके वो अपना शिकार कर रहा होता, जहाँ भाग करके या छुप करके वो अपने नरम नरम मांस वाले भेड़ बकरी को ढूंढ रहा होता। यहाँ तो उसको केज के अंदर बंद कर दिया गया है। तो इंस्टेड ऑफ वॉकिंग इन अराउंड द विलेज लाइफ, वो एक केज के अंदर बैठा हुआ बस अपनी फ्रीडम वाली लाइफ के बारे में चिंतित है। तो यहाँ आपके कुछ ग्लॉसरी वर्ड आज मैं लेकर के आई हूँ अब एक अलग तरीके से। हर स्टेंजा के कुछ ग्लॉसरी वर्ड्स मैंने निकाले हैं जो बहुत ब्यूटीफुल हैं, जिनको पढ़ने के बाद में सारी पोयम बड़े अच्छे तरीके से आप समझ सकते हो। सो हेयर ऑन द स्क्रीन सम glossary word which can help you to understand whole poem in a very simple way, क्योंकि ये सारे मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में छांट लिए हैं। एंड पोएट का ये कहना है थर्ड स्टैंजा में कि अगर वो जंगल की तरफ अटैक कर रहा होता तो वो अपने नुकीले सफेद रंग के दांतों को दहाड़ दहाड़ के लोगों को दिखा रहा होता और अपना
रूप दिखा रहा होता है, क्रोध वाला। लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट लाइफ वो एक केज के अंदर बंद है और अंदर ही अंदर घुट रहा है, अंदर ही अंदर कंपित हो रहा है और अंदर ही अंदर परेशान है कि मैं अपना ये प्रदर्शन किसको कर सकता हूँ। सो द ब्यूटिफुल टाइटल ऑफ दिस is apt. The poet throws light on the physical and mental condition of a tiger and who has been captivated in a small cage in a zoo. The poet has compared the activities of a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. The description begins from the zoo and moves to the jungle. After the study of its natural habitat, it moves back again to the zoo. The tiger's helplessness and in the zoo has been described nicely and makes us think about the relevance of zoo in the world. And the Leslie Norris, the poet of this poem, perhaps raises the issue that the zoo should be closed because poor dumb animals are kept behind bars without any fault of theirs. देखिए, ये मेरी एक पर्सनल अपनी ओपिनियन है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि आप भी ऐसा ही सोचते होंगे जानवरों के बारे में और पक्षियों के बारे में। हर कोई आज़ादी पसंद करता है और आज़ादी के लिए ही सबका जन्म भी हुआ है। कुछ रेस्ट्रिक्शन ज़रूरी होती हैं, पर जानवरों को इस तरीके से छोटे केज के अंदर बंद करके हम अपनी क्रूरता को ही प्रदर्शित करते हैं और मैं ज़ू के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। मैं अपनी लाइफ में कभी ज़ू नहीं गई और ना ही मैं कभी जाऊँगी। किसी भी शर्त पे मैं किसी भी ज़ू में एंट्री नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़ू में के टिकट के पैसे दे करके उन बेचारे जानवरों की पर्सनल लाइफ को ख़त्म कर देती हूँ। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। एंड द फोर्थ स्टेंजा ऑफ दिस पोयम इज on your screen. And in this stanza, the poet expressed deep sympathy at the plight, yani ki unpleasant situation of the tiger that is imprisoned in a cell made of concrete and mixed material like cement. What is concrete? ये मैंने एक ग्लॉसरी निकाली है, वो आप अभी नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। Concrete means a mixed material like cement, sand, small pieces of stone, and water. And he cannot come out of this because strong bars fixed at the concrete cell stop him. And thus the poet says that the tiger's strength is locked behind the bars and the tiger shows no interest in looking at the visitors, rather he kept on stalking means walking in anger and proud manner in the limited space of the cage. हमारी फोर्थ स्टेंजा में पोइट ब्यूटीफुली डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये जो सीमेंट से बने और कंक्रीट से बनी हुई मजबूत दीवारें हैं वो विवश कर रही हैं एक टाइगर को बहुत परेशानी रूप में रहने के लिए उन चार दीवारियों के अंदर, जहां वो जंगल की खुली हवा में खुले आकाश के नीचे आराम करता था और अपनी आज़ादी भरी जिंदगी जीता था। यहाँ उसको कंक्रीट के चार दीवारों के अंदर बंद कर दिया गया है। वो विवश है, वो परेशान है। वो खुद जंगल का राजा कहलाए जाने वाला जानवर एक कंक्रीट की दीवार के अंदर बंद हो चुका है। ये दर्शाता है इंसानों की क्रुअल्टी को। देखिए यहाँ पे कुछ ग्लॉसरी वर्ड्स मैंने निकाले हैं जो कि बिल्कुल डिफरेंट है। कंक्रीट सब जानते हैं क्या होता है, सीमेंटेड वॉल होती है। सेल CELL वो होता है केज। बिहाइंड बार्स मीन्स केज लॉक्ड एंड स्टैल्किंग वॉकिंग, जहाँ शेर अपने नुकेले और मजबूत दमदार पंजों से भाग करके दौड़ करके आज़ादी महसूस करता है और लोगों में डर फैलाता है, यहाँ वो चार दीवारी कंक्रीट से बनी हुई चार दीवारियों के बीच में अपने आप को बहुत असहाय महसूस करता है। एंड the next stanza and the last stanza of this poem is here on your screen. In the last stanza, the poet again talk about the reader to the cage where the tiger is sitting in the cage and feeling unpleasant and restless, and he hears the sound created by the patrolling cars of the zoo authorities and show no interest in them. The poet shows him starting at the shining stars with the brilliant eyes. Thus, the poem ends up at the point where it had started, and the poet raises a moral issue here. What issue? That he intends to present a strong case against the cruelty of animals which are kept in cages. एक असहाय टाइगर जो लास्ट
हमारा स्टेंजा है उसमें पोएट कहना चाहते हैं, एक असहाय और बेकारा और विवश हुआ जानवर केज के अंदर बैठा क्या महसूस कर रहा है? ऊपर खुले आकाश की तरफ देखता है। देखिए यहाँ पे ब्यूटीफुल डेस्क्राइब किया गया है। एक केज की दीवारें कितनी होती हैं? छोटी छोटी सी दीवारें होती हैं। उन दीवारों के बीच में से जितना आकाश उसको दिखता है उसी आकाश की ओर वो देखता है अपनी खूबसूरत चमकीली आंखों से और लिमिटेड सितारों को देखते हुए भगवान से पूछता है कि हे प्रभु, क्या दोष था मेरा कि यहाँ पे डाल दिया। और वो रात भर पेट्रोलिंग कार, यानी कि पुलिस कार होती हैं, वो वहां पे जो पेट्रोलिंग करने आती है उन कारों की आवाजें सुनता है। जहां वो हरियाली हरी घास की आवाजें सुनता था, केज के अंदर बंद और असहाय टाइगर केवल पेट्रोलिंग कार की आवाजें सुनता है और कुछ विजिटर्स की आवाजें सुनता है जिनमें उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। एंड ग्लॉसरी वर्ड्स का आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। ये ग्लॉसरी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाय द यूजिंग ऑफ ग्लॉसरी वर्ड you can understand the whole poem in a very simple word. So the rhyme scheme in this poem is beautiful and fitted. The poem Tiger in the Zoo has five stanzas, and the rhyme scheme of all stanzas is A, B, C, B. And however, whereas the rhyme scheme in stanza first, second, and third, and fifth is perfect, and it is imperfect in stanza number like 4. And the word bars, bars, and visitors do not rhyme perfectly. Only we have pronounced the letter one in such a way as you can see in your textbook. So the visitor and visitors, that is its rhyme with bars. So the beautiful description of this poem is, I think you can understand very, because I am already described whole poem in a very simple words, and the rhyme scheme is on your screen. And the poetic devices here, तो यहाँ पे क्या poetic devices use किए गए हैं? Alliteration and repetition. So why we have found there are alliteration? So in the first stanza, he stalk in his vivid stripes, and the next line from your second stanza, where plump deer pass. So there are beautiful poetic devices in this poem, alliteration and repetition. And the very first line of this poem is here, he stalk in his vivid stripe. So he and his, there are two similar words and like in a different in vivid manner. And in the second stanza we find a second the fourth line, where plump deer passes. So these lines are yes, plump and passes. So there are alliteration. Alliteration, beautiful alliteration in the first line, he and his, and in the second stanza, fourth line, plump and pass. And next, the his strength behind bars, so behind and bars. So there are beautiful alliteration composed by Leslie Norris in this lines. And now we are going to the another poetic device, which is repetition. We find out and why it is a repetition. So there are some word, velvet quiet and quiet rage, brilliant eyes, and brilliant stars. So these are equal words which are showing their disciplined manners. So there are some words which are equal to their equal to their vowels and equal to their sound, like velvet quiet and quiet rage, brilliant eyes and brilliant stars. So there are beautiful repetition in this poem. And dear children, my opinion about this poem, देखिए, इस पोयम के बारे में मेरा अपना खुद का एक पर्सनल व्यू ये है कि the tiger is better suited to living in his forest rather than living in the claustrophobic atmosphere, rather than living in the jungle and zoo. He can roam freely and express his power in the forest, and he can hunt by the required food, and it can
approach human habitation but will not do any harm to them. No, on the other hand, in the zoo, the space is too short for a tiger, not only tiger, for all animals who are suffering from zoo and roam beautifully, roam very limitedly, and his movement is restricted and his freedom denied. Here the tiger lives an unusual and unhappy life and become helpless. देखिए, जानवर, पशु पक्षी ये भी आज़ादी चाहते हैं, उनको भी आज़ाद रहने का पूरा हक है। यहाँ जो हमारे देश में कई ज़ू हैं, कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे लोग अपने मनोरंजन के लिए, मनोरंजन का साधन ज़ू ढूँढते हैं और छुट्टियों में जाते हैं टिकट ले लेकर के ज़ू देखने के लिए। और उनका अपना ये पर्सनल मानना है कि कम से कम ज़ू में उनको खाना तो मिल रहा है, लेकिन जब वो अपना खाना खुद ढूँढना छोड़ देते हैं, तो उनके अंदर एक विकार पैदा होता है कि वो मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं, क्योंकि हर कोई इंसान ये चाहता है कि वो आज़ादी से अपना भोजन ग्रहण करे, आज़ादी से उसे ढूंढे। कुछ चीज़ें हैं जो भगवान की बनाई हुई हैं, उनको हम रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते और हमें करना भी नहीं चाहिए। एंड रियली स्टूडेंट्स, आई डोंट लाइक जू। मैं अपनी लाइफ टाइम में कभी किसी जू नहीं गई हूँ, कभी कोई जू मैंने देखा ही नहीं है कि जू होता कैसा है। लेकिन जब भी मैं, मेरे पास कुछ ऐसे प्लेसेस हैं लाइक पीटा पैट, फोर पॉज ऑन द इंस्टाग्राम, वो बहुत डिफरेंट हैं और वो एनिमल्स को काफ़ी प्रमोट करते हैं, उनकी आज़ादी को लेकर के, उनके रेवोल्यूशन को लेकर के, उन स्ट्राई एनिमल्स के लिए वो काफ़ी काम करती हैं, कुछ संस्थाएं हैं। तो मैं ऐसी संस्थाओं को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ कि वो एनिमल्स के लिए और जानवरों के लिए बहुत अच्छा काम करती हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप भी इस चीज़ को समझेंगे। सो बी काइंड फॉर ऑल काइंड।